चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उत्सर्जन तंत्र का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम पूरी किडनी भोजन खाने से लेकर के वो यूरिन में कैसे बदलता है, यूरिन में फिर बदलने के बाद वो खून में कैसे किडनी प्रवेश करता है, कहाँ कहाँ से होते हुए कैसे जाता है बाहर, वो हम सब जान चुके थे। उसके बाद हम नेफ्रॉन की संरचना में आए थे। नेफ्रॉन की संरचना में जितने भी उसके महत्वपूर्ण पार्ट हैं हम सबका अध्ययन कर चुके थे। आपको अपने हाथ से एक ड्राइंग बना के बताया था, आपको एग्जाम में ऐसा ही एक ड्राइंग बनाना है जिससे आपका एग्जाम में सब क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। तो उस डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको ध्यान बैठ जाए। ध्यान से बनाइएगा, अच्छा पूरा नेमिंग देखिएगा ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, ये सर आप बताएं सर, ये एक रक्त वाहिका होगी। रक्त वाहिका चलिए रेड में ले लेता हूँ मैं। पहले मैं सिर्फ नेफ्रॉन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। पहले आप नेफ्रॉन बना लीजिए। सर ये सर बोमन्स कैप्सूल है, सर बोमन्स कैप्सूल, ये बोमन्स कैप्सूल है। ठीक, ठीक है, हाँ सर। पतला मोटा का ध्यान मत दीजिएगा कि सर पतला था मोटा बना दिए, वो सब आपको बता चुका है, डायग्राम समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। तो कहाँ मोटा कहाँ पतला उस पर ध्यान मत दीजिएगा। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए आप लोगों को। देखिए बोलते हैं आदमी मेंस में कैसे लिखेंगे, कितना समय लगा बनाने में ड्राइंग आप खुद देखिए। ऐसे ही तो आपको बनाना है बस। ठीक, आउट। ये आपका जो पूरा संरचना है सर, ये संरचना है सर आपकी नेफ्रॉन की। किसकी सर? नेफ्रॉन की। ठीक, हाँ सर, ये संरचना है आपकी नेफ्रॉन की। अब आप बताते हैं हम रक्त वाहिका पे। चलिए इसमें सब नाम बता दे, पहले ही नाम बना लेते हैं। चलिए सर, ये सर आपका बोमन्स कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। इंग्लिश में हिंदी में नहीं लिखूंगा, पूरा डायग्राम भर जाएगा इसलिए। सर ये आपका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी के साथ आपको इसके अंदर सर डिस्टिल्ड हो गया है छन करके आपका, तो डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सर ये आपका लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, हेनले, हेनले का लूप। और सब याद भी करा चुका हूँ, हौले हौले झूला झूला रहा है तो इसलिए हाँ हेनले, क्योंकि झूले जैसी संरचना है तो हेनले का लूप हो गया। से आपका डीसीटी है, पीसीटी है, ये बोमन्स कैप्सूल है। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है सर, ठीक, ये बोमन्स कैप्सूल हो गया आपका, ये पीसीटी हो गया, ये डीसीटी हो गया। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका, नलिका। ठीक है सर, चलिए इतना हो गया। हाँ सर, अब आते हैं हम रक्त वाहिका बनाते हैं। इसी पे लीजिएगा, आपके लिए रेड में ड्रॉ कर देते हैं। सर ये अंदर में सर ये रक्त वाहिका है कहीं सर, और सर यहाँ पूरी रक्त वाहिका है सर, ऐसे ऐसे पूरा जाल बनाई हुई हैं। ठीक, तो जो जाती है थोड़ी चौड़ी होती है सर, निकलती है थोड़ी पतली होती है, तो ये हो गया आपका। और इसे ही जो आपका गोल गोल बना, इसे आप कहेंगे सर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। आपको ओरिजिनल ड्राइंग में सब चीज़ दिखा के बता दिया मैं,
उसे अपने हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे आपको बनाना है, कैसा इसका संरचना है, और आपको एक डायग्राम इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक, ग्लोमेरुलस। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए, और इसी में आप देखेंगे कि मैं उसको बना नहीं रहा हूँ, इसी में चारों तरफ आपकी रक्त वाहिकाओं का जाल गुथा हुआ है ना। इसके चारों तरफ रक्त वाहिकाओं का जाल गुथा हुआ, जैसे आप पिछले वीडियो में देखे, पिछले पिक में देखे थे आप। यहाँ सर इसमें पूरा चारों तरफ लाल और नीले कलर के रक्त वाहिकाओं का जाल गुथा हुआ है, उसको नहीं बनाया हूँ मैं, ताकि कंफ्यूजन मत हो। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर। याद रखेंगे, जो ये चौड़ा वाला प्रवेश करता है अंदर, उसे किस नाम से जानते हैं? ये चौड़ा बना दे रहा हूँ, ये चौड़ा थोड़ा, ठीक है, अंदर जाने के लिए। बाहर निकलने से थोड़ा पतला बना दे रहे, पतला। तो जो पतला बना हुआ है, इसे किस नाम से जानते हैं? ये चौड़ा बना हुआ है, इसे किस नाम से जानते हैं? उसको आप लिख लेंगे, वो जरूरी है आपका, ठीक है। तो चौड़ा लेकर के जा रहा रक्त वाहिकाओं को अंदर में, उसको आप जानते हैं एफरेंट। इसको इसी रूप में याद रखेंगे, इंग्लिश में ही ऐसे ही पूछता है इसको, इसी से क्वेश्चन बनता है। एफरेंट, एफरेंट आर्टेरियोल, आर्टरी से जा रहा है इसलिए आर्टेरियोल। तो आर्टरी मतलब धमनी से जा रहा है इसलिए, और एफरेंट क्योंकि चौड़ी है इसलिए, और एफरेंट देखिए ये अंदर जा रहा है तो अ से अंदर, अ से एफरेंट, और एग्जिट हो रहा है ई से एग्जिट, इसलिए ये लिखेगा यहाँ पर आप एफरेंट। तो आपको याद भी करवा दिया मैं। सर जो अंदर जाता है वो ए वाला है, ए से अंदर जाना, एग्जिट हो रहा है ई से एग्जिट होना, इसलिए आपको याद भी रहेगा, ठीक है। ये आपका एफरेंट, एफरेंट, ठीक, आर्ट्रियोल, पेरियोल। चलिए आपका सर वाइड या चौड़ा है, ये सर आपका नैरो, नैरो या संकरा है, या पतला है, वैसे समझ लेंगे संकरा है, ठीक। हाँ सर सकरा है थोड़ा, तो मोटा चौड़ा हो गया, सकरा हो गया, तो संकरा नहीं सकरा होगा, सकरा। क्लियर हो गया? चलिए देखता हूँ मैं एक बार कि मेरा बनाया हुआ ड्राइंग आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं स्पष्ट तरीके से। हाँ सर दिख रहा है, तो क्लियर हो गया। चलिए फिर एक बार समझ लीजिए फास्ट तरीके से। और इसके चारों रक्त वाहिकाओं का जाल है, आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर से एक जाल बना हुआ था, फिर यहाँ एक जाल बना हुआ था, आपको सब पीछे ड्राइंग में दिखाया हूँ मैं। हाँ सर, यहाँ पूरा जाल बना हुआ है रक्त वाहिकाओं का, यहाँ जाल बना हुआ है इस तरीके से। सर जो खून लेकर के जा रही है वो है सर आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि चौड़ी होती है, जो लेकर के निकल रही है उसमें थोड़ा थोड़ा एक बूंद खून जा रहा है छन्ने के बाद, इसलिए में कम खून जाता है, इसलिए पतला होगा, सकरा होगा। आपको याद नहीं रखना, समझा दिया। ये अंदर जा रहा है इसलिए ए से अंदर, ए से एफरेंट, ये एग्जिट हो रहा है इसलिए ई से एग्जिट, ए से एफरेंट। क्लियर हो गया? हाँ सर। सर जाके हम गोल गोल जैसे संरचना बना दी, इसलिए ग्लोमेरुलस कहलाएगा सर ये। वहाँ से सर छन करके आपका जो अशुद्धि है, एक विशेष चीज़ आपको बताऊंगा मैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको मिटा रहा हूँ हालांकि जो मैं बनाया हूँ। छन क्या क्या आपका अशुद्धि के सर बोमन्स कैप्सूल में, वहाँ से शुद्धि आपके इससे पीसीटी से होते हुए, जिसकी चारों रक्त वाहिकाएं होंगी, फिर आगे आपके हैंडले के लूप में, हैंडले लूप कैसे याद कराया था सर आपको? ये कैप्सूल वाला गोल गोल इसलिए ग्लोमेरुलस। बोमन कैप्सूल कैसे याद कराया था सर? बोमन अपने मुंह से खा रहा है कैप्सूल, तो कैप्सूल खा रहा है, शुद्धि को खा रहा है तो मुंह से, तो बोमन कैप्सूल आपको याद कराया था, कैप्सूल खाएगा बोमन, बमन ईरानी, ठीक है सर। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पूरा रक्त वाहिकाएं घिरी होती हैं और शुद्धि जो होती है और छानता है यहाँ पर। रेफ्रॉन यहीं से सिर्फ अशुद्धि नहीं खींचता, नेफ्रॉन पे पूरी संरचना से अशुद्धि खींचता भी है और शुद्ध चीज़ों को वापस रक्त में डालता भी है। आप ये भी बात ध्यान रखेंगे,
ठीक, हाँ सर। यहाँ जितनी अशुद्धि को खींच लिया उसके साथ जो शुद्ध चीज भी खींच लिया, इस पूरे संरचना में वो शुद्ध चीज को वापस डालता है, याद रखेंगे, अशुद्धि को वापस खींच भी लेता है। तो ये पीसीटी से भी वही काम होगा, डीसीटी से भी वही काम होगा आपके, ठीक है, हाँ सर। कि अंतिम रूप से यहाँ शुरुआत में जितनी शुद्ध चीज खींचे थे और खींच लेगा और शुद्ध चीज डालेगा, यहाँ अंतिम रूप से जो भी शुद्ध चीज बचेगा उसको रक्त में डाल देगा और फिर रक्त वाहिका में मूत्र को डाल देगा। ये डीसीटी का काम है, ठीक, हाँ सर। तो बोमन कैप्सूल के बाद पीसीटी, डीसीटी सर पहले आ रहा है, इसलिए पी से पहले, पी से पी से प्रॉक्सिमल। सर ये लास्ट में आपका जो शुद्ध सर डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, तो लास्ट में डिस्टिल्ड हो गया है, इसलिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है सर। सर इल्लू को फैलने में आएगा, यहाँ भी सर रक्त वाहिकाएं होंगी, यहाँ से सर शुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त में जो चीज़ डालना है शुद्धि और शुद्धि वो काम होगा जो आपको बताया हूँ। तो हेल्लू को फैलने आप जान गए, डीसीटी जान गए, फिर कलेक्टिंग डक्ट आप जान गए। अर्थात नेफ्रॉन की पूरी संरचना में क्या क्या हिस्सा होता है, इसके नाम से ही पूछेगा कि बोमन कैप्सूल किसका हिस्सा है, ग्लोमेरुलस किसका हिस्सा है। ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल का किसकी जाल होती है, तो ये रक्त वाहिकाओं की जाल है, ये ब्लड कैपिलरी होती है, ये लिख लेंगे आप। ग्लोमेरुलस जो है ये है आपका कैपिलरी नेटवर्क भी इसे बोलते हैं। तो यार ग्लोमेरुलस को कैपिलरी नेटवर्क भी बोलते हैं, तो भी लिख देता हूँ यहीं पर, कैपिलरी नेटवर्क, क्योंकि जाल जैसा बना हुआ है ना, हाँ, ये कैपिलरी का जाल, ये वाहिकाओं का आपकी जो रक्त वाहिका है उनका नेटवर्क है, उनका जाल, ठीक, वो आप ध्यान रखेंगे, हाँ सर। अब आते हैं इसका विशेष चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं, उस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। उसको थोड़ा बैक करके बनाऊँ शायद ठीक से आपको समझ में आए। हाँ हाँ, अब आपको समझ में आएगा। ये आपका कैपिलरी नेटवर्क है, इसको लिख दो कैपिलरी, ग्लोमेरुलर जो है वो नेटवर्क, ठीक है सर। अब देखेंगे यहाँ इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ बताने वाला हूँ। एक होता है सर नॉर्मल फिल्ट्रेशन, फिर बोलते हैं सर, एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है सर गुड फिल्ट्रेशन, एक होता है सर सुपर फिल्ट्रेशन, और जो और हाई लेवल का फिल्ट्रेशन होता है उसको देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता होगा सर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जैसे आप देखेंगे नॉर्मल फिल्ट्रेशन में सर आप देखते हैं सर पानी डलता है सर फिल्टर में, और पानी फिर बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है, गुजर के शुद्ध होकर के निकल जाता है सर। मतलब कहीं ना कहीं फिल्टर से सर टच हो रहा है सर, उसके संपर्क में आ रहा है और छन करके निकल रहा है सर। और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, ये जो ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल के बीच में होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं रक्त वाहिका है, पीछे बनाया था आगे भी देखिए, इस तरह अंदर जो ग्लोमेरुलस दिख रहा है ये कहीं से भी सर आपका बोमन कैप्सूल से कनेक्ट नहीं है। हाँ सर, ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए, वही तो जहाँ आपको ध्यान दिलवाना सब ध्यान दिलवा दूंगा मैं, हम तो ये ध्यान दिए ही नहीं सर। तो याद रखेंगे इसे ही कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहां बिना किसी कांटेक्ट के आए हुए भी उसमें से अशुद्धि चीज़ों को खींच लेता है, उसमें से जो जिसको उसको फिल्टर करना है फिल्टर कर दे रहा है। अर्थात एक ऐसा फिल्टर जो बिना संपर्क में आए हुए भी उस चीज़ को, अशुद्ध चीज़ को शुद्ध कर दे रहा है, वो कहलाता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अर्थात ये वायरलेस टाइप का जो होता है, बिना टच बिना कॉन्टैक्ट के, कॉन्टैक्टलेस आपका फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक ही चीज़ है जो यहाँ आपको देखने मिलता है। अर्थात आप किडनी सोचिए कितनी एडवांस फिल्टर मशीन है जो अभी तक इंसान बनाने का सोचते रहते हैं, तो भी कई लाखों करोड़ों में इनकी संरचना बन के आती है, और वो आपके शरीर में भगवान ऐसे ही बना के डाला हुआ है जिसका आप कदर और इज्जत नहीं करते हैं। मतलब सोचिए बिना टच हुए, भाई मतलब पानी है, छन्नी लगाए और छन रहा है सर वहाँ से, तो छन्नी से टच हो रहा है पानी, हाँ सर। और सोचिए बिना टच हुए कि मैं नीचे छन्नी लगाया ही नहीं हूँ, ऐसा रखा हूँ छन्नी को, ऐसा रखा पानी ऐसे गिरा रहा है ऑटोमेटिक खींच ले रहा है, ये छलनी है, पानी यहाँ से गिर रहा है ऑटोमेटिक खींच ले रहा है, इसमें से शुद्धि, तो ऑटोमेटिक पानी गिर रहा है उसमें से शुद्धि खींच ले रहा है बिना टच के बिना कांटेक्ट के। इसलिए याद रखेंगे यहाँ पे होता है आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक, हाँ सर, ये आपको पता चल गया। ये हनले का लूप, हनले का झूला है, इसी ग्रुप में पूछ लेता है, तो हौले हौले झूला झूला के झूला जैसे दिख रहा है इसलिए आपको याद रहेगा। हाँ देख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कोई ऐसी संरचना थोड़ी छूटी है जो मेरे को और बताना चाहिए आप लोगों को, चेक कर ले रहा हूँ, ऐसे तो सब बता ही दिए हूँ आप लोगों को।
चलिए ये तो हो ही गया। अब आगे बढ़ते हैं और इसी में हम जानेंगे आपका अब जो आपको बताना था वही बता देता हूँ मैं इसी में। चलिए नेक्स्ट पेज पे कि सर मान लीजिए आप किडनी के अंदर आए हैं और मैं किडनी के अंदर के हिस्से को खोल रहा हूँ। सर एक हिस्सा है सर ये, और सर एक हिस्सा है सर ये, समझिए ये ऐसा हिस्सा है सर। एक ये लेयर है और एक ये लेयर है सर आपका, ठीक। याद रखेंगे नेफ्रॉन की जो संरचना है याद रखेंगे वो आपकी ये ग्लोमेरुलस हो गया। मान लीजिए मैं ऐसे ग्लोमेरुलस कैसे बना रहा हूँ, ठीक। हाँ सर, ये से निकला सर, ये आपका सर पीसीटी हो गया, ठीक है सर। लूपोफेनले हो गया। एक चीज़ आपके दिमाग में बैठाऊंगा, बोला हूँ ना मैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक। और यहाँ से चल गए कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक। हाँ सर, तो याद रखेंगे ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका हिस्सा है कॉर्टेक्स का। ये आपका हो गया बोमन्स कैप्सूल, जो कि आपका पीसीटी, ये आपको हो गया डीसीटी, ये आपको हो गया लूपोफेनले, और ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है ये वाला हिस्सा ये है आपका मेड्यूला का। अर्थात ये पूछे क्वेश्चन कि नेफ्रॉन किडनी के कहाँ किस हिस्से में पाई जाती है, कॉर्टेक्स में, मेड्यूला में, तो आप क्या देखेंगे सर नेफ्रॉन आपके कॉर्टेक्स में ही पाई जा रही है सर, देख रहे हैं आप उसका ऊपरी हिस्सा, और उसका निचला हिस्सा सर मेड्यूला में ही पाया जा रहा है। फिर पूछेगा सर नेफ्रॉन का कौन सी, नेफ्रॉन की जो बोमन्स कैप्सूल है वो कहाँ पाई जाती है, कॉर्टेक्स में कि मेड्यूला में, तो आपको कहाँ दिख रहा है सर बोमन्स कैप्सूल, सर कॉर्टेक्स में दिख रहा है। पीसीटी कहाँ दिख रहा है सर, कॉर्टेक्स में दिख रहा है। डीसीटी कहाँ दिख रहा है, कॉर्टेक्स में। और लूपोफेनले जो है सर ये हमको मेड्यूला में। अर्थात अब आपको इसके अंदर घुस के पूछे लोकेशन से कि बताइए इसमें कौन सा हिस्सा कॉर्टेक्स में है, कौन सा आपको आपके मेड्यूला में है, तब आप लोगों को इसमें भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ सर, ये भी हमको क्लियर हो गया है सर। चलिए इतने अच्छे से बता रहा हूँ ना यार कि आप लोगों का कभी भी कोई भी मिस नहीं होने वाला क्वेश्चन इससे, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट मुख्यतः पूछे कलेक्टिंग डक्ट का मेन हिस्सा कहाँ पे होता है, याद रखेंगे ये आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट मुख्य रूप से आपको देखेंगे आप कि सर कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आपके पाया जाता है यहाँ पर। तो लूपोफेनले नीचे लिखे हैं वैसे ही आप कलेक्टिंग डक्ट को भी यहाँ डाउट हो जाएगा आपको, इसलिए इसको ऐसा बना देता हूँ मैं, ऐसा बना देता हूँ। चलिए इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे करके जोड़ लीजिए, ऐसे करके, ठीक। ऐसा करके, ठीक है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कलेक्टिंग डक्ट लिख लीजिए, कलेक्टिंग डक्ट ये भी आपको पाया जाता है अंदर ही। तो मैं इसको कैसे लूपोफेनले यहाँ खसका देता हूँ भाई, आ जाओ भाई थोड़े यहाँ पे, लूपोफेनले यहाँ पे आ जाइए। और कलेक्टिंग डक्ट है ये आपके कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट आपके मेड्यूला में, सर लूपोफेनले मेड्यूला में, बाकी बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी सब आपका कहाँ सर, सब आपका सर कॉर्टेक्स वाले हिस्से में। क्लियर हो गया। हाँ सर, ग्लोमेरुलस बोले तो भी आपको ग्लोमेरुलस भी आपका सर, ग्लोमेरुलस भी आपका सर आपका कॉर्टेक्स वाले हिस्से में, ठीक। हाँ सर, तो ग्लोमेरुलस, बोन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी सब आपको कॉर्टेक्स वाले हिस्से में, और सर आपका लूपोफेनले और आपका कलेक्टिंग डक्ट आपके मेड्यूला वाले हिस्से में रहता है। आपको ये क्लियर हो गया। हाँ सर,
और कॉर्टेक्स वॉर्टेक्स कौन है आपको पता ही है कि अगर ये मान लीजिए बनाया मैं किडनी, ये तो पेल्विस हो गया, आपको पता ही है सर। यहाँ से आप देखें सर कि ऐसी ऐसी जाती है पाइप जैसी संरचना सर, तो उसके ऊपर सर ऐसा करके सर आपका बना होता है सर पुटू जैसा। तो ये पता चला कि सर ये जो हिस्सा है सर आपको ये वाला पूरा रेंज, ये जो रेंज है पूरा, ये रेंज मैच कर देता हूँ मैं, ये पूरा सर ये वाला हिस्सा जो है सर आपका पूरा ये वाला रेंज सर, ये तो हो गया आपका सर मेड्यूला। और सर ये ऊपर वाला हिस्सा है सर ये वाला, सर वो है आपका कॉर्टेक्स। कितना समय लग रहा है बनाने में किडनी की संरचना, मेरे को समझाने में कॉर्टेक्स क्या मेडुला क्या है। सर नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन को अलग से बनाता हूँ येलो कलर से। सर नेफ्रॉन आपका सर ऐसे पाया जाता है सर, ये ग्लोमेरुलस, ये पीसीटी, ये हेनली लूप, ये डीसीटी, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हो गया। ये नेफ्रॉन पर ऐसी 10-15 लाख नेफ्रॉन पूरे इसमें होती है सर, ठीक है। कॉर्टेक्स मेडुला दोनों में चला गया। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपको। हाँ सर, तो आप लिखेंगे कि सर बताएं कि सर अशुद्धि में सर छानता है किन किन चीज़ों को। तो ये देखते हैं हम किन किन चीज़ों को अपने में खींच लेता है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे आप लोगों के लिए। तो लिखेंगे सबसे पहले आप सर वाटर प्लस आयंस प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस अमीनो अम्ल अमीनो एसिड ठीक। आपका ग्लूकोज आपके ब्लड में सब प्रेजेंट रहता है। हाँ सर, वाटर सर जल रहता है हमारे सर, पता ही है सर हमको। सर आयंस रहते हैं सर कुछ हमारे खून में सर सोडियम क्लोराइड रहता है सर NaCl, नमक जो हम खाते हैं सर सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन दोनों है, सोडियम और क्लोरीन तो सोडियम क्लोराइड। प्लस अब अमीनो अम्ल सर आपके अमीनो अम्ल ठीक है। क्या क्या चीज़ आपके ब्लड में है जिसको फिल्टर करते समय खींच लेता है और वापस डालता है, मैं बताया था। तो उन्हीं चीज़ों का आपको जिक्र कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। फिर आपका ग्लूकोज, ठीक है सर। तो सर आपके ब्लड में सर कुछ जल है सर, पानी होता है, पता है हमको सर। आयन है सर कुछ, सोडियम क्लोराइड है सर। आयन कैसे सर, मान लीजिए सोडियम जब टूटता है तो आयन धन आयन, Cl ऋण आयन में टूटता है, ऐसे कुछ आयन है अलग अलग उसके मिनरल्स के। तो हाँ सर समझ गए सर आयन क्या है, ठीक है। चलिए हो गया। हाँ सर, फिर लिखिए इसी के नीचे ये सर किसके माध्यम से, ये सब जो आपके ब्लड में है ये रीनल आर्टरी है ना, रीनल आर्टरी या ये वृक्क धमनी के माध्यम से आपके रक्त प्रवाह के माध्यम से पहुंचता है आपके नेफ्रॉन तक। तो ठीक, तो रेनल आर्टरी के माध्यम से
ये वृक्क धमनी के माध्यम से समझिए, ऐसे लिख देता हूँ ताकि याद रहे वृक्क की धमनी की बात हो रहा है। ये वृक्क धमनी के माध्यम से यह जो पदार्थ है ये आपको पहुँचेगा में रक्त प्रवाह के माध्यम से पहुँचता है। ये रक्त प्रवाह के माध्यम से रीनल आर्टरी के माध्यम से ब्लड में फ्लो होते हुए पहुंचता है आपके, ठीक है, रक्त प्रवाह के माध्यम से पहुंचता है आपके ग्लोमेरुलस वाले हिस्से में, आपको पता ही है। तो ग्लोमेरुलस फिर आपको क्या करता है, तो बोमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस है तो लिख लेंगे बोमन्स कैप्सूल के पास, ये अंदर में आपका बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो आपका ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है। तो यहाँ जो विशेष चीज़ आपको बनेगा उसको अलग से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। इस पूरे जो चार्ट है इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको लिखवा रहा हूँ मैं। यहाँ क्या क्या होता है आपको ये पता चल गया है ना। हाँ, तो बोमल कैप्सूल में ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है, पहले लिख लीजिए, ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है। हाँ सर, जिसे अब अल्ट्रा फिल्टर के रूप में आपको बताया हूँ मैं। हाँ सर, तो इसके ग्लोमेरुलस के अंतर्गत आप जानेंगे कौन सी ऐसा ऊतक है, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो फिल्टर का काम करता है, वो याद रखेंगे। इसका नाम आप स्क्वैमस, इसी को लिखना था अलग कलर से ताकि आपको ध्यान रहे, स्क्वैमस टिश्यू, ठीक, या ऊतक, स्क्वैमस ऊतक। तो बोमन्स कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है वहाँ पे स्क्वायर ग्लोमेरुलस के अंदर आपका स्क्वैमस टिश्यू जो होता है वही मेन फिल्टर का काम करता है, जिसके वजह से आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या बिना टच हुए फिल्टर होने की काम जो का ये कर पाता है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे ये जो प्रोसेस होता है उसका बोलते हैं सर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं सर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक। उससे क्या बोलते हैं, बिना कॉन्टैक्टलेस लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा, कॉन्टैक्टलेस, बिना टच हुए, कॉन्टैक्टलेस फिल्ट्रेशन, कॉन्टैक्टलेस फिल्टर होता है बिना टच हुए, टच या छुए बिना, छनना, यह फिल्टर होता है आपका, ठीक। तो आपको ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन याद रखना है शब्द, ठीक। और पॉसिबल किसी स्क्वैमस टिश्यू की वजह से, इसी में वो खासियत है जिसकी वजह से वो ऐसा फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। फिर उसके पश्चात यहाँ से जो पहुँचती है तो आपको पता ही है सर, यहाँ से पहुँचेगा सर लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में, हेनले के झूले में, या हेनले के लूप में, और फिर वहाँ से नेफ्रॉन का लूप में, ठीक। वहाँ से पहुँच जाएगा फिर आपके सर डीसीटी होते हुए, आपके डीसीटी से जाएगा, फिर डीसीटी से होते हुए जल जाएगा सर आपके कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका में, ठीक, संग्राहक नलिका में, और फिर वहाँ से बाहर सर, ठीक। हाँ सर, अब आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ जो विशेषकर आपको मिलता नहीं है, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए निकालने के लिए, है ना। चलिए,
इस डायग्राम को बनाएंगे या सबसे पहले समझेंगे आपकी सर पूरे किडनी में कितने प्रोसेस को कितने से हम तोड़ा जाता है, तो याद रखेंगे उसको लिखेंगे सर नेफ्रॉन में जो प्रोसेस हो रहा है, नेफ्रॉन में जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ठीक है, नेफ्रॉन में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है हम देखते हैं, तो यार उसको ध्यानपूर्वक लिखेंगे आप। सर एक आपका पहला हिस्सा सर आपका रीनल, जो ब्लड से आता है आपका, है ना, तो रीनल कॉर्पुसल, ठीक। दूसरा आपका जो है, ऐसा समझिए, दूसरा आपका जो है वो आपका यही आपका ग्लोमेरुलस होता है, वहीं आपका बुमन कैप्सूल होता है। उसके बाद यहाँ पे जब दूसरा हिस्सा लिखेंगे वहाँ लिखेंगे आप सर, दूसरा हिस्सा होता है आपका सर PCT वाला, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल वाला, ठीक। हाँ सर। सर फिर आपका होता है PCT से किस में जाता है सर आपका, सर वो जाता है फिर आपका लूप ऑफ हैनले में, तो हैनले के लूप में जाता है, उसको ध्यान रखेंगे। हाँ सर चलिए। फिर आपका DCT में होता है सर DCT सर, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल सर। और फिर आपका सर कलेक्टिंग डक्ट होता है सर, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। इस 5 चरण में हम बांटते हैं नेफ्रॉन की क्रियाविधि को। याद रखेंगे, पूछता है इसको, जो जो विशेषता मैं लिखा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक लिखेंगे। सर फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है, लिखेंगे सर जो रीनल कॉर्पुसल वाला हिस्सा है, रहा रीनल मतलब सर वृक्कीय धमनी जो है, वहाँ पे जो काम होता है, तो मेन फिल्ट्रेशन का काम जो होता है, याद रखेंगे वो फिल्ट्रेशन का काम होता है आपके, फिल्ट्रेशन का काम होता है आपके रीनल वाले हिस्से में, ठीक है। छनना, फिल्टर होना, छनना ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो छनने का कार्य एक फिल्ट्रेशन काम होता है आपके रीनल वाले हिस्से में। PCT में जो काम होता है वो आपका होता है, ये पूछता है ना इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं आप लोगों को अलग से, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन सिक्रेशन। वाइटल, इस रो में पूछेगा, रीअब्जॉर्ब मतलब पुनः अवशोषण हो रहा है, रखें पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण होता है यहाँ पर, इसे छन रहे हैं अवशोषण होगा। बताया था मैं सर किस चीज़ का पुनः अवशोषण, सर ये जो रक्त वाहिकाएं हैं वो पुनः अवशोषित करेंगे, किसको अवशोषित करेंगे सर, जो शुद्ध पदार्थ भी छन के चला गया उसको सर, और सर जो आपका नेफ्रॉन है वह शुद्ध चीज़ को फिर से अवशोषित करेगा, जो बच्चे कुचे हैं उसको, ठीक। हाँ सर। फिर हेलने लूप में 2 हिस्सा होता है, एक जो नीचे जाता है एक ऊपर जाता है, तो इसको 2 हिस्से में तोड़ेंगे आप। यहाँ आप लिखेंगे आप एक डिसेंडिंग, नीचे की ओर जा रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब, और नीचे की ओर जाने वाला आपका हेनले लूप का सिरा, और एक ऊपर की ओर जाने वाला तो असेंडिंग लिम्ब। मैं आपको बताऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सर हमको याद रखना नहीं पड़ेगा, ऊपर की ओर जाने वाला देखिएगा कि नीचे की ओर जा रहा है फिर ऊपर की ओर जाता है, ठीक ठीक है सर। और इस दोनों हिस्से से जो होता है, इसलिए बीच का ये मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, दोनों हिस्से से जो मेन काम होता है लास्ट का, जो अशुद्धि जो लास्ट में बचा है, क्योंकि अब कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है, तो जब शुद्धि वापस छनना है वो लास्ट यहाँ तक छन जाएगा, जो शुद्धि वापस डालना है डल जाएगा, इसलिए इस लास्ट वाले हिस्से को आप लिख लेंगे, दोनों में जो काम होता है लिखेंगे यहाँ पर आप रीएब्जॉर्प्शन, फिर से रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन सिक्रेशन, वहाँ आपका वाइटल था और यहाँ पर रहेगा ऑप्शनल, ऑप्शनल ऑप्शनल मतलब जो बच्चे कुचे हैं उनका, तो पुनः अवशोषण होगा यहाँ पर
जो बचे कुछ पदार्थ हैं, इसलिए ऑप्शनल जो चीज़ें बची उनका अवशोषण। ठीक है सर, क्लियर हो गया। लिखेंगे आप यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक लिखिए आप। कि सर यहाँ पे मेन क्या काम होता है फिल्ट्रेशन में, आपको पता है कि सर यहाँ पे आपके इसी में डायग्राम का एक चौड़ा सा बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको ध्यानपूर्वक रहे, इसलिए ध्यान से लिखेंगे। चलिए, मान लीजिए इस हिस्से में आपका आ रहा है ग्लोमेरुलस, ठीक, और यहीं पे आपका है ये बोमस कैप्सुल आपका ग्लोमेरुलस है। ठीक, हाँ सर, ये बोमन कैप्सूल हो गया। बोमन कैप्सूल का दिए सर पीसीटी वाला हिस्सा आएगा, पीसीटी वाला हिस्सा सर, ठीक है, इसमें पूरा पीसीटी बना दीजिए। सर पीसीटी का सर जो नीचे जाता है वो वाला हिस्सा सर बताया था शुरू में सर मोटा होता है सर, ये थोड़ा, फिर आप देखेंगे सर यहाँ से सर मोटा होने का सर, यहाँ से अचानक से सर ये पतला होकर नीचे जाता है। इससे आपका सब चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट बस नीचे हो रहा है ना, इसमें एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। ठीक, पूरा आप एक एक चीज़ अब एकदम पूरा क्रमबद्ध तरीके से पता चल जाएगा किस हिस्से में क्या काम होता है। अब आप लोगों को ये पता चलेगा पीसीटी है तो यहाँ पीसीटी वाले हिस्से में क्या होगा, क्योंकि लिखा है सर पीसीटी वाला हिस्सा, तो ये पूरा पीसीटी वाला हिस्सा है। ये आपका फिल्ट्रेशन वाला काम कहाँ पे होता है ना। चलिए, ये डिसेंडिंग है, नीचे की ओर जा रहा है इसलिए डिसेंडिंग है, ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए असेंडिंग है। ठीक, फिर आपके डीसीटी वाला हिस्सा आ जाएगा, और उसके पश्चात आपका यहाँ पे आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट वाला हिस्सा। ठीक, तो पूरी नेफ्रॉन की संरचना में से बनाया हूँ चौड़ा करके, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इतना मेहनत किया जाता है आप लोगों को लिखे, वही डायग्राम में अलग अलग तरीके से बना रहा था कि आपको हर तरीके से आप एग्जाम बना सके, आपको एग्जाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अंदर घुस के पूछ कि रीअब्जॉर्प्शन कौन से वाले हिस्से से होता है वाइटल स्टेज पे, मतलब बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन, वाइटल मतलब बहुत अधिक समझिए, ठीक है, अधिक अधिक एब्जॉर्प्शन यहाँ से हो रहा है, अधिक। यहाँ से आपका ऑप्शनल मतलब गिने चुने जो बच्चे कुचे हैं वो, ठीक, तो गिने चुने ये आपके ये बच्चे कुचे एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, बच्चे कुचे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। हाँ सर नीचे क्यों आता है फिर ऊपर, सर तो पहले ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता था ना सर, नीचे क्यों आ रहा है पहले, ये कोई भी चीज़ मजाक में नहीं बनाया भगवान ने, पहले नीचे क्यों आ रहा है। आप बताइए कि अगर आपका यूरिन जा रहा है नीचे, है ना, नीचे नीचे आ रहा है सर, उसमें जो अशुद्धि है सर, जो भारी होंगे सर, भारी, तो अशुद्धि सर नीचे आएंगे सर, तो नीचे यहीं पे बैठ जाएंगे ना, और जो फिल्टर वाला जो होगा वही आपको छन के जाएगा कि नहीं जाएगा। अर्थात भारी क्या होता है सर, भारी आपके मिनरल्स होते हैं ना, है ना, हाँ सर, भारी मिनरल्स होंगे तो सर वो नीचे बढ़ जाएंगे और यही नीचे से ही सर ब्लड में चल जाएंगे सर, और जो यहाँ शुद्ध रक्त है वो पानी के रूप में ऊपर जाकर के कलेक्टिंग डक्ट से बाहर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब किस किस जगह से किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है लिखेंगे, या कहाँ से क्या क्या चीज़ को निकलता है अंदर जाता है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक,
तो लिखेंगे आप, इसमें आपको कौन सा कलर यूज़ करो जिससे आपको समझ में आए। हम ले लेते हैं, हम पर्पल ले लेते हैं, चलिए, या वाइट ले लेते हैं, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ से जो ये बोमन कैप्सूल खींच लिए, फिर आप देखेंगे बोमन कैप्सूल जितना खींचना था खींच लिया, है ना। उसके बाद आप देखेंगे बोमन कैप्सूल के बाद वाला हिस्सा, बोमन कैप्सूल को एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं इसको, और इसको मैं थोड़ा ऐसे ले जाके बनाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, ये सही लोकेशन है ये, ठीक। चलिए, सर ये खींचा, सर ये बोमन कैप्सूल खींचा तो सबसे पहले कहाँ यूरिया आपका, सर यूरिया यहीं पे ऐड होते दिखेगा सर, यूरिया आपका जो है ये अंदर जाते दिखेगा सर, क्या यूरिया, क्योंकि जैसे खींचने काम किया बिना टच हुए तो यूरिया आ गया आपके यहाँ पर, ठीक। हाँ सर, अवशोषित हो गया ना, एब्जॉर्ब हो गया, यूरिया एब्जॉर्ब हो गया ब्लड से। हाँ सर, यूरिया सर ब्लड से एब्जॉर्ब हो गया, तो आपका जो सर पीसीटी वाले हिस्से में होता है, ठीक। लेकिन जब इसको यूरिया को खींचा तो इसके साथ साथ और क्या भी, जैसे यूरिया को खींच लिए नली, वैसे इसके साथ और क्या क्या चीज़ देखेंगे आप, तो लिखेंगे यहीं पे आप, सर ग्लूकोज को भी सर खींच लेता है ये, सर आयंस को भी खींच लेता है, मैं आपको बताया था। सर H2O जल को भी खींच लेता है, जो एक्स्ट्रा जल है ब्लड में, ठीक है। हाँ सर, और अमीनो अम्ल को भी खींच लेता है, अमीनो अम्ल को जो बचे कुचे उसको खींच लेता है, या अमीनो एसिड। अब अमीनो अम्लों को मैं आगे ए और ए से दर्शाऊंगा, समझ जाइएगा, ए माने अमीनो अम्ल है, ठीक है सर, ठीक। हाँ, उसके पश्चात सर आप देखेंगे कि अब जो यहाँ से जल खींचन, जल यहाँ खींच लिया पीसीटी में, उस जल को जब नीचे उतरता है तो जल को बाहर निकाल देता है अपने अंदर से, यहाँ पे ही लिखेंगे H2O जल को बाहर कर देता है, वापस रक्त में डाल देता है, इस वाले हिस्से से, डिसेंडिंग वाले हिस्से से, ठीक है सर। हाँ सर, पूरा जल नहीं त्यागता है ना, ये भी याद रखेंगे, जल तो लास्ट तक थोड़ा थोड़ा त्यागते रहेगा, मगर यहाँ पे आपका बहुत जल का त्याग कर देता है, जितना ज़रूरत उतना को लेता है आगे, बाकी जितने की ज़रूरत नहीं उसको यहीं पे निकाल देता है डीसीटी, डिसेंडिंग वाले हिस्से में हेनले लूप के, ठीक है। हाँ सर, फिर जो सोडियम क्लोराइड देखिए, जल यहाँ हो गया काम। हाँ सर ये सोडियम क्लोराइड आपको बताया था, पीछे पढ़ाया था सर, सोडियम क्लोराइड को भी सर ये एब्जॉर्ब करता है। हाँ सर, तो उसको देखेंगे आप कि सर यहाँ से आपके सोडियम क्लोराइड NaCl को सर बाहर कर देता है सर, और फिर जो बचा कुचा, क्योंकि अब यह वापस रक्तवाही मूत्र नलिका में जाने वाला है, कलेक्टिंग डक्ट में जाने वाला है, संग्राहक नलिका में जाने वाला है, तो यहाँ जो भी बचा कुचा है आपको देखेंगे, चाहे वो H2O हो, माने जल हो, ठीक। इसको ऐसे लिखिए, बताऊंगा मैं। जल हो, कैल्शियम के आयन हो, सोडियम के आयन हो, क्लोरीन के आयन हो, तो आप देखेंगे इतना सब आपको क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से भी लास्ट में जो बचा कुचा है आपका यहाँ से भी बाहर होता है, क्या क्या सर, जल, सर कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ठीक। याद रखेंगे आप सर, यूरिया ये ब्लड से सर, ये रक्त वाहिका से सर यूरिया खींच लिया सर, जितना यूरिया खींचना था ये यूरिया सर यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचता है, ठीक है। और जब यूरिया खींचा तो यूरिया के साथ और बहुत सारी चीज़ें आ गए, उसको भी जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ता है, पीसीटी वाले हिस्से से आगे बढ़ता है, तो पीसीटी से और डिसेंडिंग वाले बीच वाला जो हिस्सा है वहीं से ही आपका सर ग्लूकोज को, आयंस को, जल को, अमीनो अम्ल को, सोडियम क्लोराइड को, इन सब को सर वापस सर रक्त वाहिका में भेज देता है। तो जो अंदर जा रहा है वो अंदर तरफ एरो है, जो आपके नेफ्रॉन से बाहर जा रहा है वो बाहर तरफ एरो है। फिर यहाँ तक सर और जो जल है उसको बाहर निकाल देता है, यहाँ तक और जो सोडियम क्लोराइड है उसको बाहर निकाल देता है, और जो जल है उसको फिर बाहर निकाल देता है, या फिर आयंस को बाहर निकालता है। तो ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन
कि आयंस वगैरह किस हिस्से में किसका इसका सबसे ज़्यादा पीसीटी पूछेगा। सर डिसेंडिंग वाले में सर जल को निकालता है, असेंडिंग वाले में सोडियम क्लोराइड को निकालता है। आयंस वो देख रहे हैं आप H2O कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, H2O कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, अर्थात आप देख रहे हैं पूरे नेफ्रॉन में हर जगह से आपका एब्जॉर्प्शन, अशुद्ध चीज़ को वापस खींचना और शुद्ध चीज़ को वापस खून में डालने वाला काम पूरा हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ सर आप देखेंगे सर ब्लड वाहिकाएं होती हैं। अर्थात ये बहुत टफ टास्क था आपको ऐसे डायग्राम में एक चीज़ बनाना बताना, मगर ये हमारा सफल हुआ और आप लोगों को अब क्लियर होगा कि हाँ सर कैसे ये काम होता है और किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, कहाँ से किन चीज़ों को खींचता है और किन चीज़ों को डालता है। ठीक है, हाँ सर। तो चलिए एक डायग्राम में आप लोगों के लिए बना देता हूँ आगे, इसके बाद और डायग्राम में आप जल्दी से समझेंगे। चलिए लिखेंगे आप अब किडनी से होने वाली प्रक्रियाएं। ठीक है, किडनी में क्या क्या प्रोसेस होता है सब तो आपको बता चुका हूँ, आप समझ चुके हैं, फिर भी किडनी से होने वाली प्रक्रियाएं कुछ छोड़ना नहीं है मेरे को आप लोगों के लिए, इसलिए अपना नोट्स रखा हुआ बना के तो वहाँ समझा दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि कुछ छूटे मत। इसके पश्चात आप लोगों को किडनी से कुछ खास चीज़ नहीं बचेगा, सब छोड़ा जो की पॉइंट्स वाली चीज़ है जिससे क्वेश्चन बनता है वो आपको बचेंगे। ये लास्ट आपका समझने वाला चीज़ है, इसके बाद आपको समझने वाला कोई चीज़ नहीं बचेगा। इसका सिर्फ फैक्ट जो रहेंगे इससे रिलेटेड वो आपको समझना है। तो किडनी में आप याद रखेंगे प्रोसेस सर, तो लिखेंगे किडनी एंड एसोसिएटेड प्रोसेस, अर्थात किडनी में होने वाली प्रक्रियाएं प्रोसेस कौन कौन सी हैं जो किडनी के साथ होती हैं। तो उसी को लिखेंगे। इसको 4 क्रम में हम बांटते हैं। पहला है आपका फिल्ट्रेशन, आप बहुत अच्छे से समझ गए फिल्ट्रेशन होता है, हाँ सर, जिसे बोलते हैं हिंदी में निस्पंदन, जिसे आप छन्ना के रूप में आप देख रहे थे, निस्पंदन। दूसरा लिखेंगे आप सर, दूसरा जो पॉइंट होता है सर वो होता है सर रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण, ठीक है, हाँ सर। तीसरा जो होता है सर वो है आपका सिक्रेशन, स्राव करना, स्रावण, ठीक। और चौथा जो होता है लास्ट में आपका वो है आपका उत्सर्जन या एक्सक्रीशन, ठीक, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। तो यही 4 प्रोसेस आपको मुख्यतः देखने मिला था, हाँ सर देखने मिला था सर। जब फिल्टर हुआ तो जो यूरिन तो गया उसके साथ जो आयन वगैरह चले गए थे सर, उसको वापस फिर से अवशोषण हुआ पूरे नेफ्रॉन में, हाँ सर, तो रीअब्जॉर्ब हो गया। सर सिक्रेट करना था कुछ, जिन जिन चीज़ों को उनको सिक्रेट किया, उसका श्रावण किया, जैसे रेनिन का सिक्रेट किया ताकि बदल सके, और सर लास्ट में सर जो यूरिन बना उसको सर उत्सर्जन मतलब उससे एक्सक्रीशन, उसको बाहर कर देना, ठीक है, उस मैंने यूरिन का निर्माण कर लेना। क्लियर हो गया, हाँ सर। आइए इसको भी एक मैं ड्राइंग के हिसाब से आपको बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको समझा सकूँ मैं पूरा। आप कभी भी ये डायग्राम बनाएंगे, मान लीजिए कि आपका ग्लोमेरुलस है, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक। पूरा प्रोसेस जो ये बताया वो चारों बता रहा हूँ कहाँ होता है। मेरे साथ साथ आप ड्राइंग देखेंगे पहले, फिर बात बनाने का टेंशन नहीं, बन तो कभी भी जाएगा। ठीक,
ड्राइंग बनाएंगे और देखेंगे कितना अच्छे से आपको प्रोसेस से समझा दे रहा हूँ ड्राइंग के माध्यम से ही। आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है सर, चारों प्रोसेस कैसे हो रहा है इस ड्राइंग में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक, आप लोगों को सबका नाम तो पता ही है, फिर भी बना देता हूँ मैं। ये जो रेड वाले हमारे भैया ही हैं हमारे ग्लोमेरुलस, ठीक है। जो हमारे वाइट वाले भैया हैं ये हमारे बोमन्स कैप्सूल, ठीक। फिर ये जो है हमारे हैं ये हमारे एफरेंट, इसको थोड़ा ऐसा उतार लेते हैं अपन। एफरेंट हुई आपका इफरेंट, एट्रियोल, मुझे ज़रूरत नहीं इतना पढ़ाने का आप लोगों को, मगर मैं बोला ना कि मेरा मन पता नहीं क्यों मानता नहीं है कि बच्चों से कुछ भी क्वेश्चन छूटे या उनका कोई भी कॉन्सेप्ट बचा रहे। फिर पता नहीं क्या होता है मेरे अंदर से कि मेरे को बताने का ही मन करता है कि बता दे यार, बता दे भाई। पूछेंगे पेरिट्यूबुलर, कैपिलरी, रीनल वेन, ये जो आपको बाहर रही है आपका यूरिनरी एक्सक्रीशन, ठीक है। चलिए, ये आपका है यहाँ पे रेड वाले में यूरिनरी, आपका रीनल आर्टरी, ठीक। अब देखेंगे ये जो चार प्रोसेस है सर, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सर सिक्रेशन और सर एक्सक्रीशन या उत्सर्जन, निस्पंदन, पुनः अवशोषण, श्रावण और उत्सर्जन, ये आपके पूरे डायग्राम में सर 1 2 3 4 उन्हीं चारों प्रोसेस को मैं लिखा हूँ। 1 का मतलब जहाँ फिल्ट्रेशन या निस्पंदन हो रहा है, 2 का मतलब जहाँ पुनः अवशोषण हो रहा है, 3 का मतलब जहाँ आपका सिक्रेशन या श्रावण हो रहा है, 4 का मतलब जहाँ आपका उत्सर्जन या एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है सर। आप पता सर रीनल आर्टरी जो है सर यूरिया युक्त या अशुद्ध रक्त अपने साथ लेकर के आती है, और एफरेंट एट्रियोल से, एफरेंट मतलब अंदर की ओर जाने वाला, ए से अंदर की ओर जाने वाला, कहाँ सर ग्लोमेरुलस के अंदर जाने वाला जो घुसता है सर वो आपका है एफरेंट एट्रियोल, और जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकलता है आपका एफरेंट। सर ये थोड़ा चौड़ा होता है सर, ये थोड़ा कम चौड़ा होता है सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए इसको सुधारने को सुधारता हूँ, थोड़ा आपको ध्यान रहेगा, पतला बनाता हूँ उसको थोड़ा, ठीक है, उसकी तुलना में। ठीक है, चलिए आपको ध्यान रहेगा, हाँ सर। तो सर ठीक है सर, यह शुद्ध रक्त लेके आया, एफरेंट से अंदर गया ग्लोमेरुलस में, यहाँ सर पहला, यहाँ से सब बाहर गया खून, खून से पूरा ब्लड वाला समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सर जो चीज़ फिल्टर हो रहा था सर एब्जॉर्प्शन, फिल्टर
फिल्ट्रेशन होना था, निस्पंदन होना था सर, यहाँ ग्लोमेरुलस से आपके बोमस कैप्सूल में आगे सर फिल्टर होकर के, जब यहाँ फिल्टर होकर के आ गया आपका, हाँ सर यहाँ से यूरिया के साथ सर और जो कुछ मिनरल्स थे, कुछ आयंस थे, जल था अतिरिक्त जो हम एब्जॉर्ब कर लिए थे जिसका जरूरत नहीं था, उसको सर हम वापस डालेंगे। तो वहाँ 2 नंबर से सर वापस आप देख रहे हैं पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण मतलब रक्त वाहिका द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया गया जो भी एक्स्ट्रा चीज था उसको। तो यहाँ से जो आपका ये जो व्हाइट वाला ये पूरा नेफ्रॉन है, ये आपका नेफ्रॉन है, पूरा व्हाइट वाला जो है पूरा नेफ्रॉन है ना। हाँ, तो नेफ्रॉन से देख रहे हैं कि सर पहले एब्जॉर्ब कर लिया, फिर जो एक्स्ट्रा लेके आया था अपने अंदर खींच करके अशुद्धि और कुछ शुद्ध पदार्थ उसको वापस खून में डाल दिया, जिसका भाई जरूरत शरीर को था उसको वापस डाल दिया। तो दूसरे में पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण किसके द्वारा सर? लाल से जो बना है और नीले से सर ये रक्त वाहिकाएं हैं सर। रेड वाला रीनल आर्टरी है जिसमें शुद्ध रक्त है सर, रीनल वेन जिसमें शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त, और सर यहाँ आपका अशुद्ध रक्त। ठीक है सर, तो ये पूरा चीज हो गया। हाँ सर, डालने में सर जो इसमें जो है आपका देखेंगे आप जो आपके खून में आ गया, खून में क्या है कि सर ब्लड में जो और अनवांटेड चीजें बच गई हैं, यहाँ तो फिल्टर हो गया पूरी जगह से फिल्टर हो रहा था, और यहाँ से सर कुछ चीजें जो बच गई थी जिसका सर जरूरत नहीं था, शुद्ध रक्त में जो अशुद्धि के रूप में थी, थोड़ी मोड़ी जो शुद्धि बची थी वो भी यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया नेफ्रॉन के द्वारा। तो वो आपका तीसरा प्रोसेस हो गया। तो ये ब्लड जो वेन है वो सिक्रेट कर रहा है और ये अब्जॉर्ब कर रहा है और ये सिक्रेट कर रहा है, इसलिए इसको सिक्रेट कर रहे हैं, इसलिए सिक्रेशन, ये श्रावण कर रहे हैं तो श्रावण। तो पूरा हम ब्लड वेन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं कि ब्लड वेन से फिल्टर हुआ, ब्लड वेन में पुनः अवशोषित हुआ, ब्लड वेन से पूरा सिक्रेट हुआ और लास्ट में आपके एक्सक्रीशन हो गया, ये उत्सर्जन हो गया, जो यूरिन बचा उसका, और शुद्ध रक्त से जितना उसमें मिनरल चाहिए था वापस मिल गया, जो शुद्धि था वो भी निकल गया, और इस तरह शुद्ध रक्त फिर आपके बाहर आ गया क्षण करके फिल्टर होकर के। तो चारों प्रोसेस आप देख लिए। यहाँ आपका निस्पंदन या फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ आपका पुनः अवशोषण जो फिल्ट्रेशन में जो शुद्ध चीज़ आ गए थे, जो बॉडी की जरूरत है वो चीज़ आ गई थी, इनको फिर से रक्त में डाल दिया गया, और कुछ चीज़ें जो रक्त में बची थी जो अशुद्ध थी उसको फिर से वापस नेफ्रॉन में खींच लिया गया और शुद्ध रक्त अल्टीमेटली आपको बाहर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि पूरे नेफ्रॉन में बार बार आपके एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन प्रोसेस चलते रहता है, और शुद्ध खून जो आपका शुद्ध होना है हो जाता है, और जितने भी जरूरी चीज़ है वापस खून में डाल दिए जाते हैं, और जितने अशुद्ध चीज़ है वापस खून से निकाल लिए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करता हूँ मैं। तो पीछे एक डायग्राम बनाया वो और ये एक डायग्राम बनाया, ये दोनों थोड़ा बच्चों का इंटरेस्ट कम कर देती हैं और कम हो जाते हैं, मगर यही याद रखेंगे जो इसको पढ़े हैं उनको ही अब आगे जाके इसके प्रोसेस के बारे में याद नहीं रखना पड़ेगा कि सर ये फिल्टर हुआ तो फिल्टर में जो अच्छा चीज़ आ गया तो उसको फिर से पुनः अवशोषित कर लिया ब्लड वेन, सर जो अशुद्धि थोड़ा बहुत बचा तो उसको फिर से सर ये सिक्रेट कर दिया ब्लड वेन या रक्त वाहिका है, और लास्ट में सर जो यूरिन बना वो आपका यूरिनरी एक्सक्रीशन उत्सर्जन होकर के बाहर निकल गया। ये आपके चारों प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक, चलिए इसमें अब लिखवा देता हूँ, एक बार आप ध्यान देंगे। अब आपका जो रक्त है ना, ये चलिए हम उसको नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे, इतना आपके लिए काफ़ी है, शायद एक ही क्लास में ज़्यादा दे दूंगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए इसके पश्चात ये हो गया आपका, ये आप डायग्राम पढ़े थे, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे और आपका सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें बची हैं, अब उसको हम कंप्लीट करते हुए आपको उत्सर्जन तंत्र अब 1 या 2 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी आपको समझना था नेफ्रॉन के बारे में, उम्मीद करता हूँ आप एक लगभग एक डॉक्टर के बराबर जो MBBS के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले जो होते हैं MBBS के स्टूडेंट, उनके बराबर आपको नॉलेज हो गया। और अब आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा आपके खुद के शरीर के बारे में, देखिए बायोलॉजी को इतने डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके खुद के शरीर के बारे में आप जान रहे हैं। इसका और जो हिस्सा आएगा उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड वे में या अधिक तीव्रता के साथ मैं उसको ख़त्म करवा दूंगा। हमारी बायोलॉजी में क्योंकि हम मानव पूरा भी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से जानिए, क्योंकि आपके बॉडी के बारे में ही है, क्योंकि जिस चीज़ को आप अच्छे से जानेंगे उसी का आप अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। इसलिए मैं इतना डीपली आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, ताकि इस ज्ञान का यूज़ न सिर्फ किताब में, न सिर्फ एग्जाम में, न सिर्फ प्री में, न मेंस में, न इंटरव्यू में, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी आप इसका उपयोग करके अपने जीवन को और ज़्यादा ही मजबूत, सुगठित, सुंदर और सुशील बनाएं। तो चलिए इस सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।